नमस्कार। वेलकम टू बिहार सिविल्स। मेरा नाम है आलोक सिंह और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अक्टूबर महीने का बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सीरीज़ होता है जिसको मैं मंथली वाइज लेकर आता हूँ। एंड बिफोर आई स्टार्ट द सेशन, मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप ये हमारा मंथली सीरीज़ बिहार स्पेसिफिक करंट का एंजॉय कर रहे हो तो आप बिहार सिविल्स को सब्सक्राइब ज़रूर करिए हमारे इस चैनल को, ठीक है। क्योंकि ये आपके तरफ से एक हमारे लिए सपोर्ट होगा और आपके तरफ से ये हमारे लिए एक लॉयल्टी होगा। जैसे मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टी और लॉयल्टी के साथ आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ये मंथली सीरीज़, उसी तरह से मैं आपसे भी ये लॉयल्टी एक्सपेक्ट करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, IIT Patna has signed memorandum of understanding with which company to provide technical help on research, development, design and security। तो IIT पटना ने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, किस कंपनी के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे साइन किया है, जिसको IIT पटना जो है वो टेक्निकल हेल्प प्रोवाइड करेगा, टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, रिसर्च हो, डेवलपमेंट हो, डिज़ाइन हो, सिक्योरिटी पे, ठीक है। तो ये कौन सी कंपनी है? ये है NHIDCL। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। NHIDCL है क्या? यह है नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है, डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड है NHIDCS। ये कंपनी सेटअप किया गया था 2014 में, तो न्यू कंपनी है। और अगर प्रेजेंट की बात करें, कौन है इसके मैनेजिंग डायरेक्टर? चंचल कुमार। चंचल कुमार जो कभी बिहार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, ठीक है। तो ये अभी मैनेजिंग डायरेक्टर है चंचल कुमार। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जा सकता है कि ये जो NHIDCL कंपनी है ये किस मिनिस्ट्री के अंडर वर्क करती है? तो ऑब्वियसली ये मिनिस्ट्री है रोड एंड ट्रांसपोर्ट, रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्री। तो आपको बताना है कि अभी कौन है मिनिस्टर फॉर रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंट्रीज हाई कमिश्नर बैरी ओफरेल मेट विद फागू चौहान। तो जो बैरी ओफरेल हैं ये हाई कमिश्नर हैं किस कंट्री के, जो कि इंडिया में अपॉइंटेड हैं, ठीक है। फागू चौहान कौन है? गवर्नर ऑफ बिहार, ठीक है। तो ये हाई कमिश्नर हैं ऑस्ट्रेलिया के। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। हाई कमिश्नर क्या होता है? तो देखिए, हाई कमिश्नर वही होता है जो आप एम्बेसडर होता है। एम्बेसडर आप जानते होंगे, ठीक है। हर कंट्री दूसरे कंट्री में एक एम्बेसडर अपॉइंट करता है ताकि जो भी ट्रेड वगैरह जो भी इश्यूज़ रिलेटेड हैं वो सब चीज़ें उस कंट्रीज़ में बात हो सकती है। और देखिए, हाई कमिश्नर वो कंट्री अपॉइंट करती है जो कभी ना कभी एक टाइम में ये ब्रिटेन की कॉलोनी थी, ब्रिटेन के कब्ज़े में था, तो ऑस्ट्रेलिया भी उसके कब्ज़े में रहा है, ठीक है। तो ये भी इसका भी जो एम्बेसडर होते हैं उसको हाई कमिश्नर कहा जाता है। बस इतना सा ही फ़र्क है हाई कमिश्नर और एम्बेसडर में, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। और ऑस्ट्रेलिया के अभी प्राइम मिनिस्टर कौन है? ये हैं एंथोनी एल्बनीज़, ये याद रखिएगा। और देखिए, ऑस्ट्रेलिया जो है ना, इसके अभी भी जो मेन मोनार्क है, यानी कि यहाँ पे मोनार्की सिस्टम भी है और साथ में प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं। तो इसके ये अपने मोनार्क, यानी कि जैसे हम लोग प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, हमारे जो प्रेसिडेंट इलेक्ट किए जाते हैं, तो उस प्रेसिडेंट के जगह पे ये लोग किंग या फिर क्वीन अपॉइंट करते हैं। तो किंग जो है ना,
क्वीन, तो ये लोग जो ब्रिटेन की क्वीन है थी एलिज़ाबेथ सेकंड, ठीक है, एलिज़ाबेथ सेकंड थी। इनको अपना क्वीन मानते थे ये लोग, ठीक है, राष्ट्रपति के तौर पर। और एलिज़ाबेथ सेकंड के नाम पर जब इनकी 70 ईयर्स ऑफ गवर्नेंस हुई थी, 70 साल इनकी गवर्नेंस का पूरा हुआ था। हालांकि रिसेंटली एलिज़ाबेथ सेकंड की डेथ हो चुकी है, तो इसके पहले 70 ईयर्स पूरे हो गए थे। इसके ओकेज़न पे ऑस्ट्रेलिया ने अपने एक आइलैंड का नाम एलिज़ाबेथ सेकंड के नाम पर रखा था। कौन सा आइलैंड था? आइलैंड का नाम था एस्पियन आइलैंड। याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बेसिकली ये इसी साल ये हुआ है, एस्पियन आइलैंड का नाम ये रखा गया था। अच्छा, यूनाइटेड किंगडम के किंग के तौर पर अब कौन है? एलिज़ाबेथ सेकंड का तो निधन हो गया। किंग अभी कौन है आप बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए बता ही देता हूँ। यूके के जो अभी किंग हैं वो हैं किंग चार्ल्स थर्ड, ठीक है, किंग चार्ल्स थर्ड। और रिसेंटली यूके के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर किन्हें अपॉइंट किया गया है? ऋषि सुनाक। ऋषि सुनाक किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? कंजर्वेटिव पार्टी। और ऋषि सुनाक पहले ऐसे इंडियन ओरिजिन पर्सन हैं। हालांकि इनका जन्म इंडिया में हुआ नहीं है, केन्या में हुआ एक्चुअली, बट इनके फादर ग्रैंडफादर बिलोंग करते हैं इंडिया से। इंडियन ओरिजिन हैं और पहले ऐसे हिंदू पर्सन हैं, क्योंकि वहाँ पे तो क्रिश्चियनिटी चलती है ना, तो क्रिश्चियन ही हर बार प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है ऋषि सुनाक बने हैं। वो भी यूके की जो सिचुएशन है, जो इकोनॉमिक कंडीशन है, उसके ख़राब सिचुएशन के कारण बनाया गया है। अदरवाइज़ ऋषि सुनाक को नहीं बनाया जाता वहाँ पे। ये पूरा देखा जा रहा था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज स्टार्टेड डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स इन 75 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया। इन बिहार इट इज़ लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स का इनॉग्रेशन किया है, इसकी शुरुआत करी है। और देश के 75 ज़िलों में 75 यूनिट यहाँ पे सेटअप किए गए हैं, ठीक है, डिजिटल बैंकिंग यूनिट। तो बताइए कि बिहार के किस ज़िले में ये सेटअप किया गया है? तो ये आंसर होगा पटना। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगर पर्टिकुलरली आपसे पूछे कि पटना में कहाँ पे, तो पटना में आपको दानापुर एंड बिहटा, ये दोनों ही प्लेस आपको पटना डिस्ट्रिक्ट में ही आपको मिलेंगे, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अच्छा, क्या है डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स? अब देखिए, अब क्या है कि बहुत सारे जो फाइनेंशियल वर्क हैं वो बैंकों के पास हैं, ऊपर से और भी डिजिटल के तरफ हम जा रहे हैं, तो इसमें और चीज़ें हो जा रही है। अब हम कुछ लोग हैं जो कि डिजिटल बैंकिंग के तरफ कुछ जानते हैं, जैसे आप वगैरह कुछ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वगैरह करते हो, स्मार्टफोन का यूज़ करते हो। लेकिन आज भी 2022 में भी हमारे देश की मेजॉरिटी पॉपुलेशन है जो इसके बारे में बिल्कुल नहीं जानती है, बिल्कुल अनजान है डिजिटल बैंकिंग के लिए। तो ये यूनिट जो है बिल्कुल बैंक का एक छोटा सा रूप के तौर पर काम करेगी ये यूनिट्स, ठीक है। अगर किसी को कोई चीज़ कार्ड बनवाना है, कुछ अकाउंट खोलने हैं, या जो भी चीज़ें करनी है मतलब बैंकिंग से रिलेटेड, उसको जो डिजिटली कुछ करनी है, या जो भी चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों को ये डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स वगैरह, या फिर पैसे डिपॉजिट करने हैं, पैसे निकालने हैं, बहुत सारी चीज़ों को ये डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स करेगी, ठीक है। इसके थ्रू क्या होगा कि डिजिटल जो हमारा अवेयरनेस है लोगों में बढ़ेगा और लोग इसकी जानकारी ले पाएंगे। यानी कि अब जो एक ऐसा इंसान जिसको कुछ नहीं मालूम है डिजिटल के लिए, बैंकिंग या फिर बैंकिंग के बारे में कोई भी चीज़ें नहीं मालूम है,
उनके लिए भी यहाँ पे फैसिलिटीज़ है कि उन्हें हर चीज़ बताया जाएगा बढ़िया से कि हम आपके लिए ऐसे कर रहे हैं, ये चीज़ें होगी, आपको मैं इस तरह से उनका कार्ड जो भी बनाना है, अकाउंट खोलना है या जो भी चीज़ें करनी है वो सब सुविधाएं वहाँ पे दी जाएगी। यहाँ पे सुविधाएं देख लो, डिजिटल बैंकिंग यूनिट डीबीयू में मिलेंगी ये सुविधाएं। 24 घंटे सातों दिन पैसा जमा कर सकेंगे और निकाल सकेंगे। किसी भी प्रकार के बिल का भुगतान कर सकेंगे। खुदरा कारोबारी एवं एमएसएमई छोटे लोन के लिए आवेदन कर सकेंगे और उसका भुगतान भी कर सकेंगे। केवाईसी वीडियो केवाईसी की सुविधा से ग्राहक खाता खोलने के साथ एफडी भी कर सकेंगे। ठीक है, डेबिट क्रेडिट कार्ड के साथ फास्टैग जारी करा सकेंगे। वित्तीय साक्षरता बढ़ेगी, यानी कि फाइनेंशियल लिटरेसी यहाँ पे इंक्रीज़ करने की बात करी जा रही है। ये सरकार के वित्तीय समावेश यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का प्रोग्राम को सुदूर इलाकों तक पहुँचाएगी, दूर दूर तक पहुँचाया जाएगा। इसको सरकारी स्कीमों की जानकारी और उनका लाभ ले सकेंगे, यानी एक जगह पे डिजिटली हर सुविधाएं यहाँ पे इन्हें प्रोवाइड करी जाएगी। अगर आप कोई भी स्कीम्स के बारे में जानना चाहते हैं, सरकार की किसी भी स्कीम्स के बारे में, और कोई भी स्कीम्स को इवन अप्लाई करना चाहते हैं कि हाँ मैं इस स्कीम के लिए अप्लाई करूँगा, तो भी यहाँ पे ये सुविधाएं दी जाएगी। ठीक है, अभी फ़िलहाल 75 लॉन्च किए गए हैं क्योंकि हमारा 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस चल रहा है। ठीक है, और बाद में ये चीज़ें और भी करी जाएगी। कुछ इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है कि कहाँ कितनी यूनिटें लगाई गई हैं। उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, इन सब में यूनिट जो ओपन किए गए हैं डिजिटल बैंकिंग यूनिट। नेक्स्ट है, हु हैज़ रिटन द बुक विमेन बिहाइंड द लायन। तो ये किताब किसने लिखा है? आईपीएस शिवदीप लांडे ने। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। आपको मालूम होगा शिवदीप लांडे पटना के एसपी हुआ करते थे एक टाइम पे, और काफ़ी चर्चा में रहते थे क्योंकि ये कुछ इनकी दबंग पर्सनालिटी की तरह, ये दबंग की तरह मतलब हीरोगिरी थोड़ा करते थे। बहुत सारी चीज़ों को जो भी क्राइम हो रही है या फिर वो चीज़ें वहाँ से पकड़ लेते थे। कुछ इलीगल कहीं पे काम चल रहा है तो वो सब चीज़ों के भी बहुत जल्दी करते थे। लेकिन देखिए क्या है कि अगर आप कुछ अच्छा भी करते हो या ख़राब भी करते हो जो भी, तो उसका एक दो साइड होता है। ठीक है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। उस तरह से लोग ये भी कहते थे कि जब ये कुछ करते थे तो वहाँ पे मीडिया कैसे पहले ही पहुँच जाती थी। तो ये चीज़ें थी, काफ़ी इनका क्रिटिसिज्म भी किया गया। बाद में इन्हें चुपचाप एक ट्रेनिंग सेंटर में भेज दिया गया। बस ये लोग जो न्यू कमर्स थे, न्यू सोल्जर्स थे, उन्हें ट्रेन करते थे। तो ये भी कहा गया कि इसलिए इन्हें ट्रांसफ़र कर दिया गया क्योंकि ये सारी चीज़ों को पकड़वा रहे थे। तो बहुत सी बातें चलती थी। लेकिन हाँ, ये इतना समझिए कि ये बिहार में काफ़ी चर्चित एसपी रह चुके हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। नेक्स्ट आते हैं, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैज़ स्टार्टेड विच कैंपेन टू ऑर्गेनाइज किसान चौपाल इन ऑल पंचायत। तो सभी पंचायतों में किसान चौपाल आयोजित करने के लिए सीएम नीतीश कुमार ने कौन सा अभियान शुरू किया है? तो ये अभियान है रबी महाअभियान। ऑप्शन ए इज़ दी करेक्ट आंसर। पिक्चर आप देख सकते हो, हरी झंडी दिखाकर रबी महाअभियान की शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, यह है रबी महाअभियान 2022 और ये कब से कब तक चलेगा? 15 नवंबर टू 5 दिसंबर। ठीक है, 15 नवंबर से 5 दिसंबर तक ये चलना है। ये किसान चौपाल जो बिहार के सभी ज़िलों में ये किसान चौपाल लगाया जाएगा। किसानों को नुक्कड़ नाटक के थ्रू एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की सभी स्कीम्स, योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। जो भी क्रॉप्स वेस्ट मैनेजमेंट और खेतों में क्रॉप्स वेस्ट को जलाने से सॉयल एंड एनवायरनमेंट को होने वाली डैमेज के प्रति अवेयरनेस फैलाई जाएगी। ठीक है, और किसानों को रबी क्रॉप्स के टेक्निक इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट किया जाएगा। क्लाइमेट रिलेटेड जो भी फार्मिंग प्रोग्राम चलाई जा रही है उसकी जानकारी सभी किसानों को दी जाएगी। तो ये बेसिकली है रबी महाअभियान 2022। अब जैसे कि आपको मालूम होगा, अगर क्रॉप्स की बात करें तो मेजर तरीके से हम
तीन कैटेगराइजेशन करते हैं, क्रॉप्स को तीन सीज़न में कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, एक तरह से एक बोलते हैं रबी सीज़न। ठीक है, रबी सीज़न, रबी क्रॉप्स। तो रबी सीज़न में कौन कौन सा क्रॉप्स आता है, रबी क्रॉप्स। जैसे अगर हम बात करें तो रबी क्रॉप्स में कौन कौन सा आएगा, जैसे ग्राम, दाल, मस्टर्ड। ठीक है, गेहूँ भी आता है, बाजरा आ गया। तो ये सब क्या हो गया, रबी क्रॉप्स हो गया। और रबी क्रॉप्स रबी क्रॉप्स कब से होता है, ये नवंबर के मिड से स्टार्ट होता है। और इसको जब ये क्रॉप्स नवंबर मिड से स्टार्ट होता है और इसको हार्वेस्ट कब किया जाता है इस क्रॉप्स को, तो अप्रैल या मई में यहाँ पे हार्वेस्ट किया जाएगा। तो ये होता है रबी सीज़न, और ये सारे जो हैं ये रबी क्रॉप्स। इसी तरह से एक होते हैं खरीफ क्रॉप्स। ठीक है, खरीफ क्रॉप्स, खरीफ सीज़न। तो जो खरीफ सीज़न होता है वो कब से कब स्टार्ट होता है, तो ये जून से स्टार्ट होगा और अक्टूबर तक ये खरीफ सीज़न रहेगा। खरीफ क्रॉप्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कौन कौन सा आ जाएगा, जैसे बाजरा भी आ जाता है, ज्वार, राइस यानी चावल, सोयाबीन। तो ये सब चीज़ें आपको मिलेगी यहाँ पे। मेज़ मिलेगा, मक्का, ये खरीफ क्रॉप्स में आ जाता है। और एक तीसरा जो कैटेगरी है वह है जायद क्रॉप्स का। ठीक हो, इसको हम जायद क्रॉप्स बोलते हैं। जायद क्रॉप्स में जैसे पम्पकिन वगैरह आ जाता है, पम्पकिन, कुकुम्बर यानी लौकी, कोहड़ा, ये सब जो लगाया जाता है ये है। ये बेसिकली समर क्रॉप्स है, समर में ये लगाया जाता है। और इन बिटवीन मार्च और जून में ही इसकी भी वो हार्वेस्ट किया जाता है, मार्च और जून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदन चौबे फ्रॉम बिहार हैज़ मेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड आफ्टर होस्टिंग इंडियन फ्लैग ऑन माउंट कनामो। ही बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। तो माउंट कनामो, क्या ये किसी फॉरेन कंट्री में ये माउंटेन है? जी नहीं, ये इंडिया में ही है, हिमाचल प्रदेश में आपको मिलेगा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। बेसिकली ये आपको जांस्कर रेंज में आपको टचिंग मिलेगा, जांस्कर रेंज। माउंट कनामो पर तो नंदन चौबे ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है फ्लैग होस्ट करके। नंदन चौबे पहले भी काफ़ी सारे माउंटेन्स पे चढ़ाई कर चुके हैं। ये बिहार के किस ज़िले से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं बक्सर से। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। सो व्हाट इज़ द रैंक ऑफ पटना एज पर इंडिया वेयर हाउसिंग मार्केट रिपोर्ट 2022? तो इंडिया वेयर हाउसिंग मार्केट रिपोर्ट 2022 के अनुसार पटना का रैंक क्या है? तो पटना का ये रैंक है सेकंड पोजीशन पे पटना। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। जहाँ पूरे देश भर में वेयर हाउसिंग मार्केट रिपोर्ट में यानी वेयर हाउसिंग में पटना सेकंड पोजीशन पे। पटना में काफ़ी सारे वेयर हाउसिंग है। वेयर हाउसिंग क्या होते हैं? जैसे वेयर हाउसिंग एक तरह से फैसिलिटीज़ होती है, वहाँ पे चीज़ें रखी जाती है और मतलब ट्रेड करना काफ़ी इजी हो जाता है कि हम कोई भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ लाकर। जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन जो है, ठीक है, ये सब का अपना एक वेयर हाउस है। अब क्योंकि पटना वेयर हाउसिंग बहुत ही बढ़िया फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है वेयर हाउसिंग का, जहाँ पे ये अपने सामान को स्टोर करते हैं और वहाँ से कस्टमर तक पहुँचाने तक की जो व्यवस्था है, इन सब चीज़ें यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, वेयर हाउसिंग में वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और जैसे एक लॉजिस्टिक वर्ड यूज़ करते होगे आपने सुना होगा ऑलवेज, लॉजिस्टिक। तो लॉजिस्टिक का ही एक पार्ट वेयर हाउस भी है।
ये याद रखिएगा। लॉजिस्टिक में हर चीज़ आ जाता है। बिल्कुल आप अगर यहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहा है कोई चीज़ें, तो यहाँ से ये जाएगी, फिर जब ट्रांसपोर्ट होगी उसके लिए उसको पूरी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। अब वो ट्रांसपोर्ट होके जहाँ से ये एक्सपोर्ट होगी उसके लिए फैसिलिटीज़ चाहिए। अगर इसे फॉरेन कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करने हैं तो उसके लिए क्या फैसिलिटीज़ है, सब सारी फैसिलिटीज़ को मिलाकर ही हम उसको लॉजिस्टिक बोलते हैं। और यानी कि अगर जिस देश में लॉजिस्टिक बढ़िया होता है वहाँ पे ट्रेड काफ़ी बढ़िया से फलता फूलता है। ठीक है, यानी कि अब जैसे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करने के लिए गाड़ी वगैरह की सुविधा होने के साथ साथ यहाँ पे रोड्स होने चाहिए जिससे कि जल्दी से जल्दी एक्सपोर्ट किया जा सके। ठीक है, तो उसी का एक पार्ट वेयर हाउसिंग भी है। तो पटना में वो देश भर में ये देखा गया है कि ये सेकंड पोजीशन पे है। अच्छा, फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा है शहर, तो वो है उड़ीसा का भुवनेश्वर। ये फर्स्ट पोजीशन पे है इंडिया में। ये किस बेसिस पे है, तो ये वो सिटीज़ हैं जो बेस्ड ऑन देयर वेयर हाउसिंग कैपेसिटी। वेयर हाउसिंग के लिए जहाँ पे कितना कैपेसिटी है, ये इस रिपोर्ट के थ्रू हमें जानने को मिलता है। नेक्स्ट है, बिहार गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू सेट अप बैंगल्स मेकिंग फैक्ट्री विद सीज्ड लीकर बॉटल्स अंडर विच प्रोग्राम। तो बिहार सरकार ने किस कार्यक्रम के तहत जब्त जो शराब की बोतलें होती हैं उससे चूड़ी बनाने का कारखाना स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। यानी कि जो बोतल पकड़े जाते हैं, क्योंकि बिहार में 2016 से ही लीकर बैन है और हर दिन बोतल तो पकड़े जाते ही जाते हैं। ठीक है, तो उस बॉटल का अब पहले से क्या होता था कि उसको यूं ही वेस्ट कर दिया जाता था, उसको तोड़ ताड़ दिया जाता था। ठीक है, तो अब उन बॉटल्स के बैंगल्स बनाए जाएंगे, चूड़ियाँ बनाई जाएगी। तो बिहार सरकार ये किस प्रोग्राम के तहत कर रही है, जीविका। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए, बिहार सरकार का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है, प्रोग्राम है जीविका। इसको वैसे तो बोला जाता है रूरल लाइवलीहुड्स प्रमोशन प्रोग्राम। तो इसका ऑफिशियल नाम यही है, रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन प्रोग्राम, लेकिन लोकली इसको जीविका के नाम से भी जाना जाता है। रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन प्रोग्राम जो वर्क करता है अंडर बिहार रूरल डिपार्टमेंट के अंडर ये वर्क करता है। और इसको फंड कौन करता है, इस प्रोग्राम को, रूरल लाइवलीहुड्स प्रमोशन को, इसको फंड करता है वर्ल्ड बैंक। मतलब एक तरह से पूरा कंप्लीट फंड नहीं करता है, मतलब एक तरह से असिस्टेंट प्रोवाइड करता है वर्ल्ड बैंक। बेसिकली इसके थ्रू ये है कि जो रूरल इकोनॉमी है, जो गांव के लोग हैं, उनको एक लाइवलीहुड मिले, उन्हें कमाने का ज़रिया मिले। कुछ ऐसे प्रोग्राम चलाए जाएँ, कुछ ऐसे इनिशिएटिव लिए जाएँ कि उनको एक काम से जोड़ा जाए। ठीक है, और जो भी महिलाएं जीविका से जुड़ी होती हैं, वो महिलाएं को जीविका दीदी भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल हैज़ अवॉर्डेड नेशनल अवार्ड 2019 टू विच बिहारी वुमेन फॉर हर मधुबनी पेंटिंग। केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय ने किस बिहारी महिला को उनकी मधुबनी पेंटिंग के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया है। तो ये राष्ट्रीय पुरस्कार 2019 है, जो कि आपको 2022 में प्रोवाइड किया गया है, और ये दिया गया है विभा लाल को। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। जिन्होंने काफ़ी ब्यूटीफुल मधुबनी पेंटिंग बनाई थी, कृष्ण लीला इन्होंने बनाया था। पेंटिंग का नाम कृष्ण लीला है और इसके लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया था। हालांकि पूरे देश भर में 41 ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्हें ये अवार्ड टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने प्रोवाइड किया है, और उनमें से बिहार से एक ही थी और वो थी विभा लाल। ठीक है, और देखिए, बिहार का ये पहला प्रोडक्ट था मधुबनी पेंटिंग,
जिसको जीआई टैग प्रोवाइड किया गया है। ये पहला ऐसा कोई चीज़ था बिहार का जिसको जीआई टैग प्रोवाइड किया गया है। और कब इसको प्रोवाइड किया गया था? 2007 में ही, 2007 16 मई को ये जीआई टैग प्रोवाइड किया गया। ये बिहार का पहला है। अगर पूरे देश भर में पूछेगा कि पूरे देश भर में पहला कौन सा प्रोडक्ट था, तो दार्जिलिंग की चाय, दार्जिलिंग टी, ठीक है, वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग आता है, वहाँ की जो चाय है वो था देश का पहला प्रोडक्ट जिसको जीआई टैग प्रोवाइड किया गया है। और कौन है मिनिस्टर इन द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल? स्मृति ईरानी, ठीक है। साथ में इनके पास माइनॉरिटी अफेयर्स भी है, तो ये भी याद रखिएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ मेड विच एक्टर एज नेशनल आइकॉन टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग वोटर्स? तो भारत के चुनाव आयोग ने मतदाताओं में जागरूकता पैदा करने के लिए किस अभिनेता को नेशनल आइकॉन बनाया है? तो ये अभिनेता हैं पंकज त्रिपाठी। ऑप्शन डी इज़ दी करेक्ट आंसर। पंकज त्रिपाठी ये बिहार के गोपालगंज ज़िले से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और काफ़ी मेहनत के बाद आज ये इस मुकाम पे हैं। और काफ़ी आजकल इनके चर्चित वेब सीरीज़ हो या किसी मूवीज़ में इनकी एक्टिंग हो, काफ़ी चर्चाएं इनकी मूवीज़ के इनकी एक्टिंग की चल रही है। रिसेंट वेब सीरीज़ इनकी चल रही है आजकल। माधव मिश्रा एज ए एडवोकेट हैं ये। क्या नाम है उस सीरीज़ का? हाँ, क्रिमिनल जस्टिस, ठीक है। कुछ टाइम पहले इनका जो आया था एक एज कालीन भैया, ठीक है, इन मिर्ज़ापुर। तो ये कुछ वेब सीरीज़ हैं जहाँ पे ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और काफ़ी इनकी एक्टिंग की तारीफ़ हो रही है, लोग पसंद कर रहे हैं। देखिए, मुझे भी कुछ ऐसे ही एक्टर पसंद आते हैं, जैसे इनकी जो एक्टिंग है बिल्कुल एकदम से जेन्यून लगती है। जैसे एक हैं राजकुमार राव, ठीक है, इनकी भी एक्टिंग काफ़ी जेन्यून लगती है। जैसे एक थे, एक्चुअली इनका पिछले साल निधन हो गया है, इरफान खान, ठीक है। इनकी भी बहुत ही जेन्यून एक्टिंग होती है। तो ये सब कुछ एक्टर्स हैं। और जैसे हाँ, अभी एक प्रेजेंट है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। ये लोग इतने जेन्यून एक्टर हैं ना कि मतलब इनकी मूवीज़ आप देखने के बाद ये आपको बाद में फील नहीं होगा कि अरे क्या मैंने देख लिया, ठीक है। ऐसा चीज़ रहता है इन लोगों का। नेक्स्ट है, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैज़ रिव्यूड तेतर रिजर्वायर रिसेंटली, इट इज़ लोकेटेड इन। तो चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने हाल ही में तेतर जलाशय का जायज़ा किया है। यह कहाँ पे मौजूद है, कहाँ पे लोकेटेड है तेतर रिजर्वायर? ये आपको मिलेगा गया ज़िले में। ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट आंसर। और देखिए, ये जो रिजर्वायर है इसको बेसिकली रीइनोवेट किया जा रहा है एक स्कीम के तहत, ठीक है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बिहार सरकार की स्कीम, गंगा जल आपूर्ति योजना, ठीक है। गंगा जल आपूर्ति योजना। आपूर्ति का क्या मतलब होता है? सप्लाई इंग्लिश में होता है, ठीक है। तो गंगा जल आपूर्ति योजना जिसको बिहार सरकार ने 2019 में लॉन्च किया था। बेसिकली आप जब बिहार का जोग्राफिकल स्ट्रक्चर पढ़ते हो तो आपको ये चीज़ें मालूम पड़ती है कि जो नॉर्थ बिहार साउथ बिहार में हम डिवाइड करते हैं बेसिकली विद द हेल्प ऑफ गंगा रिवर, क्योंकि गंगा रिवर जो बीच से गुजरती है बिहार के, उससे हम ये डिवाइड कर लेते हैं कि ये नॉर्थ साइड में है, ये साउथ साइड में है।
तो नॉर्थ बिहार जहाँ तक हम जानते हैं कि बाढ़ से परेशान रहता है। वहाँ पे काफ़ी सारी नदियाँ हैं जो हिमालय से निकल के आती हैं, तो वहाँ पे बाढ़ हर हमेशा आता रहता है और तबाही मचाते रहता है। ये नॉर्थ साइड का है। लेकिन वहीं हम बिहार के अगर साउथ साइड की बात करें तो ये सूखे से परेशान रहता है। ठीक है, यहाँ पे जो भी नदियाँ हैं, फल्गु हो, अजय रिवर हो, या फिर इधर कर्मनाशा हो, ये सब जो भी नदियां हैं ना, ये सब पठारी इलाके से आती हैं और इनका जो है ये एक तरह से बरसाती नदियों की तरह ये काम करता है। तो बारिश होगी तो इन नदियों में पानी होगा, नहीं होगी, जैसे पुनपुन भी है तो उसी तरह का है। तो बारिश होगी तो नदियों में पानी होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो यहाँ पे जो साउथ बिहार है वहाँ पे सूखा पड़ जाता है। ठीक है, तो जो भी रिजर्वायर वगैरह हैं वो सब सूख जाते हैं। तो बिहार सरकार का आइडिया ये था कि हम गंगा जल आपूर्ति योजना जो शुरू कर रहे हैं, इसके थ्रू गंगा की जो वाटर है उसका पानी हम एक कनाल के थ्रू पहुंचाएंगे इन रिज़र्वायर में। ठीक है, इन रिज़र्वायर को हम ठीक करेंगे। तो ये जैसे तेतर रिज़र्वायर को, ताकि ये पूरे साल पानी रहे तेतर रिज़र्वायर में। समझ रहे हो? रिज़र्वायर क्या होता है? बेसिकली वाटर को इकट्ठा करने की एक प्लेस हो जाती है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मैंने ये लगा दिया है, गंगा जल आपूर्ति योजना। बिहार हमेशा से बाढ़ तथा सुखाड़ का दंश झेलता रहा है। दक्षिणी बिहार के कई ज़िले में हमेशा शुद्ध पानी की समस्या बनी रहती है। इस परेशानी को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2019 में गंगा जल आपूर्ति योजना की शुरुआत की, जिसके अंतर्गत गंगा नदी के जल को राजगीर, गया, बोधगया और नवादा के लोगों तक शुद्ध पेयजल के रूप में उपलब्ध कराया जाना है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट जो डिस्ट्रिक्ट हैं उसको भी याद रखना है। राजगीर, गया, बोधगया और नवादा तक पहुंचाना है। इसके लिए 151 किलोमीटर तक लंबी पाइपलाइन के ज़रिए गंगा नदी का पानी हाथी हाथीदह से राजगीर होते हुए गया तक लाया जाएगा। तो ये है बेसिकली गंगा जल आपूर्ति योजना। ठीक है, और ये चीज़ें भी आप देख लेना। नेक्स्ट है प्रोफेसर TN सिंह एंड अदर 13 फैकल्टी मेंबर्स ऑफ IIT पटना हैव बीन लिस्टेड अमंग टॉप 2% साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। द लिस्ट इज़ क्रिएटेड बाय। तो ये जो लिस्ट है किसके द्वारा क्रिएट किया गया है? जो TN सिंह हैं, ये डायरेक्टर हैं IIT पटना के, और IIT पटना के जो 13 दूसरे फैकल्टी मेंबर्स हैं उनको दुनिया के 2% साइंटिस्ट के लिस्ट में शामिल किया गया है। तो इस लिस्ट को क्रिएट किया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और साथ में एक और ऑर्गेनाइजेशन है एल्सेवियर। इन दोनों ने मिलकर ये इसको तैयार किया है, इस लिस्ट को। तो IIT पटना के ये डायरेक्टर हैं TN सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मशरूम इन 2021-22? 2021-22 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें मशरूम का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किस राज्य में हुआ था? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ये मशरूम का, ये राज्य है बिहार। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। पूरे देश भर में जितना जो प्रोडक्शन हुई थी मशरूम का, उसका 10.82% जो प्रोडक्शन है वो बिहार में हुआ था। ठीक है, ये रिसेंटली रिलीज़ किया गया है एक रिपोर्ट, किसके द्वारा? नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के द्वारा यह रिलीज़ किया गया था। नेक्स्ट है, हु हैज़ रिटेन द बुक आर्कोलॉजिकल एटलस ऑफ बिहार? आर्कोलॉजिकल एटलस ऑफ बिहार, इसको लिखा है किसने? इसको लिखा है विवेक कुमार सिंह ने। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो विवेक कुमार सिंह, ये जो बुक है आर्कोलॉजिकल एटलस ऑफ बिहार, ये गिफ्ट कर रहे हैं हमारे चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार नीतीश कुमार को। अच्छा, ये हैं कौन? विवेक कुमार सिंह, ये हैं डेवलपमेंट कमिश्नर
ऑफ बिहार, हिंदी में बोलते हैं विकास आयुक्त, ठीक है। डेवलपमेंट कमिश्नर ऑफ बिहार हैं। ये 1989 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। इन्होंने बेसिकली बिहार की जो भी आर्कोलॉजिकल चीज़ें हैं हिस्टोरिकली, उसको इसमें समराइज़ करने की बात करी है। नेक्स्ट है, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैज़ लॉन्च्ड मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ स्कीम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। तो मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ स्कीम ये कब से कब तक चलेगा? 2022-23 से 2026-27 तक, ठीक है। 5 सालों के लिए लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए इज़ दी करेक्ट आंसर। और मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ स्कीम समझ ही रहे हो, हेल्थ को डिजिटली यहाँ पे हैंडल किया जाएगा। जो भी इंफॉर्मेशन है हेल्थ रिलेटेड वो सब चीज़ें रखी जाएगी, ठीक है। और बेसिकली हम टेलीमेडिसिन वगैरह पे भी काम कर ही रहे हैं। जैसे दूर से ही एक रिमोट एरियाज़ में कोई पेशेंट पड़ा है, उसे पटना के डॉक्टर्स यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू वो वहाँ पे उसको कुछ इलाज ट्रीटमेंट बता सकते हैं, ठीक है। कि जो नॉर्मल मतलब कि जो बीमारी है उसके लिए ट्रीटमेंट बता सकते हैं, मेडिसिन रिकमेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है, बिहार गवर्नमेंट एंड विच ऑर्गेनाइजेशन हैव स्टार्टेड तालीम ए नौबालिगन। तालीम ए नौबालिगन प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा, और कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, दोनों ने मिलकर ये तालीम ए नौबालिगन प्रोग्राम शुरू किया गया है। तालीम ए नौबालिगन प्रोग्राम के थ्रू बेसिकली जो भी मुस्लिम यंग बॉय हैं उनको लाइफ स्किल सिखाया जाएगा इस तालीम ए नौबालिगन के थ्रू, ठीक है। जो मदरसे वगैरह में पढ़ रहे हैं उनके लिए बेसिकली ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। तो और कौन सा ये ऑर्गेनाइजेशन है साथ में? ये है UNFPA। ऑप्शन डी इज़ दी करेक्ट आंसर। यूनाइटेड नेशंस का ये एक अंग है, ऑर्गन है। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड एजेंसी है, ये कह सकते हैं, ठीक है। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड एजेंसी। हेडक्वार्टर आपको इसका कहाँ मिलेगा? न्यूयॉर्क में, ठीक है। अमेरिका की ये सिटी है न्यूयॉर्क। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नील आर्यन ठाकुर हैज़ ओन द टाइटल ऑफ रूबरू मिस्टर इंडिया वर्ल्ड बॉय 2022। ही बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। रूबरू मिस्टर इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का टाइटल जीता है नील आर्यन ठाकुर ने। ये बिलोंग करते हैं सहरसा ज़िले से। ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ जयप्रकाश नारायण, जिसको जेपी भी कहा जाता है, हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड ऑन 11 अक्टूबर 2022। 11 अक्टूबर 2022 को जयप्रकाश नारायण की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो ये थी 120वीं। ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट आंसर। 11 अक्टूबर 1902 को इनकी जन्म हुई थी। कहाँ पे? सिताब दियारा ये गांव है। हालांकि उस वक्त में ये जो सिताब दियारा गांव है वो यूनाइटेड प्रोविंसेस यानी उत्तर प्रदेश के रीजन में आता था, लेकिन अभी के टाइम में, प्रेजेंट के टाइम में, ये जो गांव है आपको बिहार के सारण ज़िले में मिलेगा, ठीक है। कहाँ पे? बिहार के सारण ज़िले में ये सिताब दियारा आपको मिलेगा। काफ़ी यहाँ पे बाढ़ से लोग परेशान रहते हैं, बाढ़ का काफ़ी आता है यहाँ पे। इन्हें लोक नायक भी कहा जाता है, और बेसिकली इन्हें लोग जानते हैं क्योंकि इन्होंने शुरू किया था टोटल रिवॉल्यूशन, संपूर्ण क्रांति, ठीक है। 5 अक्टूबर 1975
वो ये इन्होंने ये टोटल रिवोल्यूशन किया था, ठीक है। 1999 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, भारत रत्न इन्हें मिल चुका है। तो ये चीज़ें एक याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और रिसेंटली बिहार में 2 बार जो हैं होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अमित शाह आ चुके हैं। एक तो पहली बार पूर्णिया में आए और फिर ये सारण में आए थे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो जेपी के गांव में खुलेगा राजनीतिक शोध केंद्र। तो यहाँ पे एक आप यहाँ पे स्टैचू देख सकते हो, जयप्रकाश नारायण की स्टैचू को अनवील्ड किया गया, यहाँ पे एक स्टैचू लगाई गई, ठीक है। और साथ में ये कहा गया कि यहाँ पे यानी सिताब दियारा में खुलेगा राजनीतिक शोध केंद्र, यानी कि पॉलिटिकल रिसर्च सेंटर। तो यहाँ से भी आप ये चीज़ें ध्यान रख सकते हो कि पॉलिटिकल रिसर्च सेंटर कहाँ पे ओपन होने वाला है, तो सारण ज़िले में। और आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अब तक नहीं सब्सक्राइब किया है, ठीक है, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनके लिए थैंक यू, और जिन्होंने अब तक नहीं सब्सक्राइब किया है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और आपको हर वीडियो का PDF फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कॉस्ट नहीं देना पड़ता है आपको मिल जाता है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो ये था अक्टूबर महीने का बिहार करंट अफेयर्स। तो जल्द ही हम मिलते हैं बिहार सिविल्स के दूसरे वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।